हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लास्ट लेक्चर में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे और उसी के बेस पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस और O2 माइनस 2 का स्टेबिलिटी कंपेयर किया था। वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो और लेस देन 14 हो, दोनों का हम लोग ऑर्बिटल एनर्जी भी देखा था कि किस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी, किस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 14 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ज़्यादा है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, कम, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर लेस देन 14 है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इतना हो गया था। फिर भी कोई भी मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर ग्रेटर होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तभी वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? इसी के बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2 करोगे, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। कभी कभी ऐसे भी तो देख सकते हो कि किसी भी दो स्पीसीज के लिए तुमको बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम आ जाए, तो तुम देख लेना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो जाए तो वो मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना ही आप कॉन्सेप्ट को अगर रिकॉल करते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अब जितने भी टाइप के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड थे वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मैंने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कम पढ़ा दिया है। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है आज की क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, कब हो सकता है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, फिर हम लोग इसके डिफिनेशन वगैरह पे आएंगे। अब क्या कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या ले लूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। पहले एग्जाम्पल से समझना। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, फ्लोरीन, बोलो है ना। और ये भी एक मॉलिक्यूल लेता हूँ हाइड्रोजन, ये क्या है, फ्लोरीन। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं तो आप डाइपोल पढ़ चुके हो। व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हो ना। व्हेन ए स्मॉल चार्ज इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देयर इज ए सेपरेशन ऑफ क्या बेटा, डाइपोल। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज होगा, डेल प्लस। कभी भी दो बॉन्डेड एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज, उसमें पोलर नेचर होगा। यहाँ पे भी फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। यहाँ भी एक डाइपोल बनेगा और यहाँ भी एक डाइपोल बनेगा H और F के बीच में। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ या ना। यहाँ पे भी एक डाइपोल का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक डाइपोल का फॉर्मेशन। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी फ्लोरीन पे माइनस, यहाँ भी हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस। ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो ना हाँ या ना। क्योंकि इसके माइनस इसके प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। सिमिलरली इधर भी जो कोई मॉलिक्यूल होगा उसको दूसरे का फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा और इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसका दूसरा HF का मॉलिक्यूल क्या अट्रैक्ट करेगा। इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तुम्हें ये समझ में आया कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। H और F है, इनके बीच में पोलर नेचर होगा। यहाँ भी H और F है, इनके बीच में क्या होगा, पोलर नेचर होगा, बोलो ना हाँ ना। अब दोनों पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कहता है जब भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, कोई भी वो हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, नॉन मेटल, और वो नॉन मेटल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ, बोलो हाँ ना। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, अगर इन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कौन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा
और यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। उस केस में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उसी इंटरेक्शन को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When hydrogen is bonded with highly electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen and sp hybridized carbon, in that case this dipole dipole interaction is called as क्या बेटा, H bonding। क्या बनेगा, मतलब किसी भी एक एटम का हाइड्रोजन किसी भी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर इंटरेक्शन शो कर रहा है उसी इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तुमको सर ये HF में समझ में आया? चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो ये वाटर मॉलिक्यूल है, या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये ले लेता हूँ। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। बोलो इस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तुमको पता है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको लिख दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ग्रेटर देन क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इतनी बात समझ में आए? तो ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, बोलो हाँ ही ना। तो ये क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इस पे कौन सा चार्ज, और ये डेल प्लस वाला हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। समझो दूसरा मॉलिक्यूल मैं वापस HF ही ले लेता हूँ। इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोलो है ना। और इसी बॉन्ड को क्या नाम बोलेंगे, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम बोलेंगे? क्या मेरी बात समझ में आई? मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी वो हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन साथ अटैच है, तो कभी भी इस केस में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या नाम बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो ना। अगर मैं तुमसे पूछूं एक दूसरा एग्जांपल कि समझो ये HF है, इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH4। क्या यहाँ पे होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस। क्या यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, क्योंकि फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या बेटा, प्लस चार्ज। अब क्या इस इंटरेक्शन को मैं H बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्या? नहीं। जो हाइड्रोजन होगा वो किससे अटैच होना चाहिए, इसी चार एटम से। यहाँ पे ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, लेकिन इस डाइपोल को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो इसको क्या H बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्या, H बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तुम कहोगे सर इसको H बॉन्डिंग नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, H बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। क्या है मेरी बात समझ में आ गई? हाँ ये ना। तो तुमको अगर ऐसे समझो, माइंड में मेमोरी क्रिएट करो, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो तुम कहोगे किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही हम H बॉन्डिंग कह सकते हैं। किस केस में, जब वो हाइड्रोजन से अटैच एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड sp कार्बन होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कहता है इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम of one molecule and electronegativity atom like fluorine, oxygen and sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ ही ना। सेकेंड कह रहा है इट इज़ नॉट फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये किसका प्रॉपर्टी है, कोवलेंट कंपाउंड में, और जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे वही डाइपोल का फॉर्मेशन होगा ना। तो आयनिक कंपाउंड में तो डाइपोल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तीसरा कह रहा है H बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉट इन नॉन पोलर। पोलर में ही होगा ना, जहाँ डाइपोल होगा वहीं पे H बॉन्डिंग हो सकता है, नॉन पोलर में तो होगा ही नहीं। तीसरी चीज कह रहा है इट इज वीक बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन वंडर वॉल फोर्स। ये वीकर फोर्स है
लेकिन वीकर एक और फोर्स तुमको पढ़ना है, कौन सा फोर्स? वॉन डेर वाल फोर्स। आगे मैं तुमको बोल के रखता हूँ। वॉन डेर वाल अट्रैक्शन क्या होता है, तुम जा रहे थे, कोई भी आदमी बस में बस चढ़ते वक्त गिर गया, तुम उसको क्या कर सकते हो? हेल्प कर सकते हो। किसी इंसान को गिरते देख करके तुम्हें तकलीफ होती है, तो उससे तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या? जहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं इंसानियत का रिश्ता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी बोलते हो ना। जब कोई भी बॉन्ड नहीं होता है ना, तो कौन सा बॉन्ड होता है? वॉन डेर वाल बॉन्ड। वॉन डेर वाल बॉन्ड हर एटम में लगता है, हर मॉलिक्यूल में लगता है, हर कंपाउंड में लगता है। पूछो कैसे? एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करेगा, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पहले एटम के न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करेगा ना। बोलो ना हाँ या ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे वॉन डेर वाल फोर्स। लास्ट में वो भी तुमको मैं बता दूंगा वॉन डेर वाल फोर्स होता क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक्चुअली में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, लेकिन अगर डाइपोल स्ट्रॉन्गर एटम के साथ हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड sp कार्बन, तब उसी को अलग से एक नाम देते हैं, क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? द मेन कंडीशन ऑफ एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली बॉन्डेड विथ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पहला कंडीशन है जो हम तुमको बता दिया। दूसरा है एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम शुड बी स्मॉल। और तुम ऐसे भी जानते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? साइज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज। तो जिसका साइज कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वह साइज का फंडा छोड़ो, अगर ये तीन एटम है तभी एच बॉन्डिंग होगा भी। फिर कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इन तीनों में साइज की बात करो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में किसका साइज कम है? फ्लोरीन। तो स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग कौन देगा? फ्लोरीन। देन क्या? ऑक्सीजन। देन क्या? नाइट्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एच बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। फिर क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन। देन क्या? ऑक्सीजन। देन क्या? नाइट्रोजन। तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्लोरीन, HF। देन H2O, देन NH3। फिर क्या? स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? साइज, जो अभी मैंने बताया आपको। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। एक और किस कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन HCN। ऑलरेडी आपको बता दिया। HCN में क्या है? जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड है, और इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कितना है? Sp। और Sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए HCN भी एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो क्या बनाएगा? H बॉन्डिंग बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ट्रिपल बॉन्डेड Sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इंक्रीजेज। फिर कह रहे देखो ये HCN में H बॉन्डिंग है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन। इस पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। इस पे कौन सा चार्ज? डेल माइनस। ये एक HCN मॉलिक्यूल है। इस HCN मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे कौन सा चार्ज? डेल माइनस। यहाँ पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। तो ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है सब बच्चों को? फिर कहता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कह रहा है? टाइप ऑफ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में देखो होमो इंटरमॉलिक्यूलर एंड हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। रुक करके समझ लेते हैं कि ये इंटर क्या है, इंट्रा क्या है। तुम स्कूल में सुना होगा कभी भी, जब स्पोर्ट्स डे चलता है तो अपने ही स्कूल में होता है ना, किसी का ग्रीन हाउस होता है, किसी का रेड हाउस होता है, किसी का येलो हाउस होता है। स्कूल में अलग अलग स्पोर्ट्स कलर में होता है ना। अरे किसी का स्पोर्ट्स होता है ना, ग्रीन होता है, किसी का येलो होता है, किसी का होता है। जब अपने ही स्कूल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्कूल कंपटीशन। और दो स्कूल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कंपटीशन। बोलो हाँ या ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो होगा H बॉन्डिंग, ये अपने ही मॉलिक्यूल के किसी दो एटम के बीच में होगा। क्या होगा? विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। और ये इंटर है तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। और इसको क्या लिखेंगे? विद इन द मॉलिक्यूल। बोलो हाँ ना। तो ये H बॉन्डिंग कहाँ पे होगा? विद इन द मॉलिक्यूल्स होगा। और ये क्या होगा? बिटवीन द
अब बिटवीन द मॉलिक्यूल और विद इन द मॉलिक्यूल समझ लो, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो मान लो ये भी एक मॉलिक्यूल है, एग्जांपल्स पहले समझते हैं, HF, और ये भी एक मॉलिक्यूल है HF, ये भी एक मॉलिक्यूल है HF, तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल लिया, बोलो हाँ ना। इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इस पे कौन सा चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। ये क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन को क्या नाम देंगे, H बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे H बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है या नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो हाँ ना। तो ये जो बॉन्ड है इसी को क्या बोल सकते हैं, H बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं इसी को, H बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको समझना। ये भी मैं HF लिया और ये मॉलिक्यूल लिया NH3। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? यहाँ पे ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ शो करेगा या नहीं करेगा, पूछो क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, यहाँ पे कौन सा, डेल प्लस, इस पे कौन सा, डेल माइनस। ऊपर वाले केस में दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, दोनों मॉलिक्यूल कौन से थे, सेम थे, HF के बीच में था। लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है HF और ये मॉलिक्यूल क्या है NH3। ये भी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। लेकिन ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के बीच में है, जिसको क्या बोलेंगे, होमो इंटरमॉलिक्यूलर। और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। चाहे होमो इंटर हो या हेट्रो हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है या नहीं है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल एक ही जैसे है। जैसे HF भी एक अलग मॉलिक्यूल है, HF भी एक अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों अलग मॉलिक्यूल सेम है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, होमो। अपने ही जैसे के बीच में हो तो इसको क्या बोलेंगे, होमो। और दो अलग अलग के बीच में तो क्या बोलेंगे, हेटेरो। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर का। ये एग्जांपल किसका हो गया, होमो इंटरमॉलिक्यूलर। तुम्हें समझ में आया H बॉन्डिंग का टाइप, बोलो ना हाँ या ना। अब बात करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर दूं? क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नाइट्रोफिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। आगे जाकर के ऑर्गेनिक देखेंगे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसके ऑर्थो पे ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें पोलरिटी देख लो तुम, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस। बोलो हाँ ना। तो इस एटम पे हाइड्रोजन एटम और इस एटम पे ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो। और अट्रैक्ट करेगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इस अट्रैक्शन को मैं ऐसे पेन से दिखा दूं, बोलो। तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, H बॉन्ड। तो ये H बॉन्डिंग अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में हुआ, बोलो ना हाँ या ना। तो अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो गलत कह रहा हूँ कुछ? लेकिन यही एग्जांपल अगर मैं यहाँ लूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोफिनॉल का, तुम ध्यान से समझना। ये भी बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है तो फिनॉल, यहाँ भी बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ था तो फिनॉल था। लेकिन यहाँ पे NO2 ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे NO2 ग्रुप 1 2 3 पोजीशन पे, देखो ना 1 2 3। आगे जाकर के तुम पढ़ोगे, फर्स्ट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सा था, 1 2 3। और ये थर्ड को बोलते हैं पैरा, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, नाम O फॉर ऑर्थो, नाइट्रो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसको क्या बोलूंगा, पैरा नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये मॉलिक्यूल देखो अपने ही में H बॉन्ड बना लिया, ये मॉलिक्यूल अपने ही में H बॉन्ड बना लिया। क्या कोई कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन ये मॉलिक्यूल अपने ही में H बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। अब इस पे भी देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा,
डेल प्लस, और यहाँ भी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, डेल 1। क्या ये उड़ के बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। याद रखना इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग जब भी बनेगा अपने ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बनेगा तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड जुड़ जाएगा, बोलो, तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, साइक्लिक रिंग बनेगा। और साइक्लिक रिंग तभी बनेगा जब रिंग 5 या 6 मेंबर का बनेगा। 5 to 6 मेंबर रिंग होगा तभी स्टेबल होगा। अब देखो दोनों में खासियत क्या है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी। अगर इसके दो मॉलिक्यूल लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की दो मॉलिक्यूल लो, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपस में ही बिजी है। अरे बोलो, अरे इसका H और इसका ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना लिया, दूसरा एक मॉलिक्यूल दोगे तो वो भी अपना बॉन्ड ऐसे बना लिया। ध्यान से समझना, जैसे इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना लिया, एक दूसरा मॉलिक्यूल ये भी है तो भी अपना बॉन्ड ऐसे बना लिया। तो मैं देखो ये भी अपने में बिजी, तो भी ऐसे करके दिखा, ये भी अपने में बिजी, तो हम दोनों में कुछ इंटरेक्शन हुआ क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, बोलो है ना। लेकिन अगर वो वाला केस हो पैरानाइट्रोफिनॉल, तो उसमें क्या होगा, आप खुद में बिजी नहीं होगा तो हम कैसे होंगे, वो आंधे, हम इसमें बिजी होंगे, और कोई मेरे जैसा मॉलिक्यूल होगा तो इससे बिजी होंगे, ये उससे बिजी होगा। तो कभी भी मॉलिक्यूल में अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल खुद इससे इंटरेक्ट हो रहा है, तो क्या दूसरे से इंटरेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो अब इसको तोड़ने में तुमको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इससे इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बोलो हाँ ना। अब इस मॉलिक्यूल को तुम पानी में डालो, इस मॉलिक्यूल को तुम पानी में डालो तो भी ये पानी से H बॉन्डिंग बनाएगा क्या, नहीं, ये अपने आप में H बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन उस मॉलिक्यूल को पानी में डालो तो ये देखो पानी से H बॉन्डिंग बनाया, तो कौन पानी से ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ, वाटर से, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फर्क यही है कि अगर मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर है तो वो अपने आप में ही बिजी है, तुम उसको सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, पानी में डालोगे तो पानी में भी नहीं डालेगा, वो पानी में भी सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो पानी के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उससे मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी वगैरह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बोलो है ना। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, और ये टाइप के मॉलिक्यूल की कम होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में बिजी रह गया, बोलो ना है ना, बैठ जा, थैंक यू, समझ में आया। तो अगर मैं टाइप ऑफ H बॉन्डिंग की बात करूँ तो H बॉन्डिंग दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे इंटर, दूसरे को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर विद इन द मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही जैसे हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे HF एक ही मॉलिक्यूल है तो उसको क्या बोल दिया, होमो, HF एंड NH3 क्या बोल दिया, हेटेरो। इसमें कोई दिक्कत, बोलो ना हाँ ना। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। फिर क्या दिया, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल के अपने ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अगर समझो ये नहीं होकर कि ये होता तो इसके हाइड्रोजन किसी और के साथ बॉन्ड बनाते और इसके ऑक्सीजन किसी और के साथ बॉन्ड बनाते, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले, या हो सकता है वाटर डालोगे तो वाटर के साथ ही बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रेंडली होगा, आसपास अब जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का होगा। बोलो इससे क्या होगा कि इन दोनों की प्रॉपर्टी, कई सारी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, कई सारी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकती है, इसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो सकती है, इसकी विस्कोसिटी अलग हो सकती है, बोलो ना है ना। तो पहले वन बाय वन हम इस सबको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो टाइप के होंगे, होमो और हेटेरो। तो पहले बात करते हैं होमो इंट्रामॉलिक्यूलर की, ये बात समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट टाइप। सेम होगा तो क्या बोलेंगे, होमो, और डिफरेंट होगा तो क्या बोलेंगे, हेटेरो। कंपाउंड आर नोन एज क्या बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर एसोसिएशन टेक प्लेस इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट हैज मोर स्ट्रेंथ। और यही मोर स्ट्रेंथ होने की वजह से जिसमें तीन प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, क्या क्या, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या होगी, अलग अलग होगी। पहली बात करते हैं कौन सा, होमो, H बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, तो उसी को क्या बोलेंगे, होमो। एग्जांपल दिखा दो। अब ये एग्जांपल किसके किसके बीच में हो सकता है, तो तीन एग्जांपल इसके मैं करा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, H2O के बीच में है, H2O का शेप कैसा होता है, बेंट होता है। अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में तो ये एग्जांपल देखो, जो अपन, ये H2O का स्ट्रक्चर है, HONH,
इसके पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है? बोलो हाई ना। एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया HONH, इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। एक तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया HONH, क्या गलत कह रहा हूँ? अब देख H बॉन्डिंग फॉर्म बना के दिखा देता हूँ। क्या बना के दिखा दो? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा H बॉन्डिंग, ये इसके साथ बनाएगा H बॉन्डिंग, ये इसके साथ बनाएगा H बॉन्डिंग, ये इसके साथ बनाएगा, बोलो, ये फिर आगे इसके साथ बनाएगा, ये आगे इसके साथ बनाएगा, ये ऊपर इसके साथ बनाएगा। तो किसी भी एक H2O मॉलिक्यूल को देखो कितना H बॉन्ड बना रहा है? 4। किसके साथ बना रहा है? 4। 4 किसकी वजह से? 2 इस हाइड्रोजन एटम की वजह से और 2 लोन पेयर की वजह से। समझ में आ रहा है? तो एक H2O मॉलिक्यूल कितना H बना रहा है? 4 H बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन की वजह से और 2 किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। इस वजह से हो क्या रहा है कि एक H2O मॉलिक्यूल में तुम देखोगे तो एक हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ना, इसके बीच में ये वॉइस फॉर्मेशन है कि नहीं है? बोलो ना हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई? तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? होमो इंट्रामोलिकुलर। सिमिलरली ये NH3 मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। कैसा? H N H H, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे H N H H, यहाँ पे क्या आएगा? लोन पेयर, H N H, यहाँ पे क्या आएगा? लोन पेयर। ये दोनों तो H बॉन्ड बना लेगा क्या? ये दोनों H बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं। क्यों? इस मॉलिक्यूल को अगर स्ट्रक्चर को हटा करके मैं ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तब बना लेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तब इसका इसके साथ बना लेगा, क्योंकि इस पे कौन सा डेल प्लस, इस पे कौन सा डेल माइनस। बोलो। तो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल किसके किसके बीच में हो सकता है H बॉन्डिंग? तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो टोटल 4 ही कंडीशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ध्यान से देख। H2O एंड H2O के बीच में, क्या सही कह रहा हूँ? दूसरा NH3N HCN और HCN के केस में। यही 4 मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से होमो इंटर H बॉन्डिंग बना सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बना भी हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको कराऊं, किसी भी ग्रुप में तुम देखो, ये H2O है, ये H2S है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? सल्फर, यहाँ पे क्या है? सेलेनियम। यही है ना बेटा? अगर तुम ऊपर से नीचे आ जाओ, कहाँ से कहाँ जाओ? टॉप टू बॉटम। कहाँ से कहाँ आते हैं बच्चे? अगर तुम टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होगा? रुक करके समझना। अगर तुम टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाओगे ना तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से सॉलिड नेचर बढ़ते हैं। कौन सा नेचर बढ़ते हैं? और किसी भी पीरियोडिक टेबल में तुम अगर किसी भी ग्रुप में तुम कहाँ से कहाँ मूव करते हो? कहाँ से कहाँ मूव करते हो? अगर टॉप टू बॉटम बढ़ते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो टॉप पे क्या होता है? नॉन मेटल, और बॉटम पे क्या होता है? और अगर नॉन मेटल से मेटल की तरफ आते हो, तुम कहाँ से कहाँ आते हो? नॉन मेटल से मेटल की तरफ। तो मेटल किस नेचर्स का होता है? सॉलिड। और नॉन मेटल किस नेचर्स का होता है? गैस। तो गैस से सॉलिड नेचर बढ़ता है, और गैस से सॉलिड नेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गैस का ज़्यादा होगा या सॉलिड का? सॉलिड का। तो एकदम बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार तुमको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और कॉम्पिटिटिव में भी मिलेगा। कहता है कि H2S का मॉलिक्यूलर वेट H2O से बहुत ज़्यादा है। H2S का मॉलिक्यूलर वेट H2S से बहुत ज़्यादा। H2S का मॉलिक्यूलर वेट H2O से बहुत ज़्यादा है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 + 2 18। सल्फर का कितना? 32 + 2 कितना? 34। ऑलमोस्ट देखो डबल के बराबर है। बोलो है ना? इन स्पाइट ऑफ हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2S गैस के फेज में और H2O लिक्विड के फेज में है। बोलो ना, H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के बावजूद भी H2S किस फेज में है? गैस। और H2O किस फेज में है? लिक्विड। पूछते हैं क्यों? तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O में क्या है? क्या H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा
मॉलिकुलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के पास पास होंगे, तो किस फेज में होंगे, लिक्विड के फेज में, और H2 क्या है, गैस में। तो यहाँ पे भी रीजन किसका है, H2H बॉन्डिंग का है। यहाँ पे भी इसका रीजन क्या है, H बॉन्डिंग। फिर आ जाओ हेट्रो इंट्रामोलिकुलर, नाम से ही समझ में, हेट्रो मतलब डिफरेंट, इंट्रामोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। बोलो हाँ या ना। अब इसके लिए कॉमन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, ROH अल्कोहल है, दूसरा एग्जांपल ये एग्जांपल को देख लो, ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं इस पेन के सर्कल से दिखा रहा हूँ, ROH, OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, अल्कोहल का। OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, अल्कोहल का। और ये जो मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, यहाँ देख लो H2O में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस। यहाँ पे भी डेल माइनस, इस पे कौन सा, डेल प्लस। बोलो इस पे कौन सा, डेल माइनस, इस पे कौन सा, डेल प्लस। बोलो इस अल्कोहल का ये OH ग्रुप, वाटर की इस OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, H बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो ये कौन सा होगा, हेटेरो। बोलो है ना। इसी वजह से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्कोहल एंड वाटर एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बोलो गलत कह रहा हूँ, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा या अल्कोहल वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब ध्यान से समझना, ये भी तुमको समझता हूँ। अगर समझो वाटर होता, अगर क्या होता, वाटर होता, तो यही होता ना, यही होता वाटर। वाटर के केस में ऑक्सीजन पे क्या है, ये दो लोन पेयर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन पे अगर ये दो लोन पेयर है तो ऑक्सीजन का ये दो लोन पेयर भी H बॉन्ड बनाएगा, और दो ये हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने H बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो मैं ये भी कह सकता हूं 1 molecule of H2O forms 4, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब अगर इसी को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, किसमें, अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, एक ROH, अभी भी दो लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, क्या आ गया, R। ये पार्ट H बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस अल्काइल ग्रुप के वजह से H बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तुम कहोगे नहीं बनेगा। H बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच है। अब ये हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो ये H बॉन्ड बनाएगा क्या, तो जितना ये अल्काइल ग्रुप आएगा H बॉन्ड बनने वाली टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं वाटर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। मैं तीसरा ले लेता हूं ROR। अब वाटर का दोनों तरफ R अल्काइल ग्रुप आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ईथर। क्या बोलेंगे, तो क्या ये ईथर H बॉन्ड बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। तो तुमसे ऐसे भी पूछ दूं, अल्कोहल एंड ईथर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, अल्कोहल एंड ईथर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, तुम खुद से सोचो। क्यों, अल्कोहल, क्योंकि वैसे हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जुड़े हैं ना, वही H बॉन्ड बनाएंगे। बोलो ना हाय ना। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अगर इस अल्काइल ग्रुप को देखोगे तो ये ऐसा होगा, अगर मैं इस R की जगह CH3 लूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। क्या ये कार्बन sp3 कार्बन H बॉन्डिंग बनाएगा, क्या नहीं। ये कार्बन अगर HCN होता, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो H बॉन्डिंग बनाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन होने तो चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से अटैच होने चाहिए। इसलिए ईथर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। ईथर से ज़्यादा सॉल्युबल क्या होगा, वाटर, और वाटर से ज़्यादा, बोलो मैंने। तो इसमें जकड़ के रखने वाला 4 बॉन्ड है, इसमें जकड़ के रखने वाला 3, और इसमें जो भी है ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर ही है। बोलो ना। तो यहाँ H बॉन्डिंग ज़्यादा, यहाँ H बॉन्डिंग कम, यहाँ H बॉन्डिंग सबसे कम। बोलो, तो दो ईथर मॉलिक्यूल में बहुत कम इंटरेक्शन होगा। बोलो, और अगर इसमें इंटरेक्शन हुआ तो दोनों पास पास रहेंगे। बोलो, जितना पास पास रहेंगे उतना दूर जाने की टेंडेंसी कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी, मतलब वोलेटाइल नेचर कम होगा। तो इन तीनों में कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ईथर, क्योंकि ईथर में आपसी बॉन्ड कमजोर है। बोलो ना हाँ या ना। तो तुमसे ये भी H बॉन्डिंग का ही प्रॉपर्टी है, वोलेटाइल नेचर है, नॉन वोलेटाइल नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कब होना चाहिए,
अपने ही मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में, विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम, कह रहा इट टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म H bond with another electronegative element present in on nearest position on the same molecule. This type of H bond is mostly occur in organic compound. मैं तुमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल भी बता दिया हूँ। इट रिजल्ट इन रिंग फॉर्मेशन, और कभी भी अपने ही मॉलिक्यूल के दो एटम जुड़ेंगे तो देखो रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसी रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, चिलेशन। लेस एसोसिएशन इन कंपेरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, सो इट विल हैव लेस स्ट्रेंथ। और इसमें क्या होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन इसका क्या होगा, कम, क्योंकि अपने ही में इसका इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम, लेस होगा। ऑलरेडी एग्जांपल तुमको करके दिखाया भी हूँ बेटा, दिखाया नहीं दिखाया एग्जांपल, जो एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ, दिखाओ एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल तुमको दिखाता हूँ। पहला दिखा देता हूँ तुमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो एग्जाम्पल तुमको दिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, हाँ या ना बोलिएगा, समझ में आए तो हाँ बोलिएगा, नहीं समझ में आए ना बोलिएगा। इसके ऑर्थो पे एक एटम लगा देता हूं फ्लोरीन, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब आ जाओ, इसमें मैं तुमको बॉन्ड दिखा देता हूं। इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल माइनस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो बॉन्ड बना हुआ है कौन सा बॉन्ड हुआ, H बॉन्डिंग। यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, यहाँ पे चार्ज कौन सा, डेल माइनस, यहाँ पे चार्ज कौन सा, डेल माइनस। कौन सा बॉन्ड बना, H बॉन्ड बना। यहाँ पे देख लो कौन सा चार्ज, डेल प्लस, यहाँ पे कौन सा, डेल माइनस। फ्लोरीन पे कौन सा बॉन्ड बना, H बॉन्डिंग। इन सब केस में H बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हुआ या नहीं हुआ, इसलिए इस सब को क्या बोलेंगे, बोलो, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आए, बोलो ना, हाँ या ना, हर एक बच्चों को क्लियर है, तुम्हें समझ में H बॉन्डिंग। अगर समझ में आए तो तुमको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। पहला एप्लीकेशन कर रहा है फैक्टर, इफेक्ट ऑफ H बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। H बॉन्डिंग से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इफेक्ट होगा। पहला है सॉल्बिलिटी, मॉलिक्यूल का किसी भी सॉल्वेंट में होना चाहिए। H बॉन्डिंग होने के लिए, H बॉन्डिंग बेसिकली है क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये किस मॉलिक्यूल में हो सकता है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल में। हमेशा याद रखना H बॉन्डिंग किस में होगा, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल में। तो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल को सॉल्युबल होने के लिए सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, बोलो। और वाटर से अच्छा कोई सॉल्वेंट है ही नहीं। अगर कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम लोग सॉल्वेंट किसको लेंगे, वाटर को लेंगे, अदरवाइज जो दिया रहेगा उसकी बात करेंगे। पहला कह रहा है इफेक्ट ऑफ H बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला इफेक्ट है क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इंटर। इंट्रा होगा तो सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही में बॉन्ड बना लेता है। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर आर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू क्या बेटा, H बॉन्डिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, अभी हमने देखा था अल्कोहल एंड वाटर, ये क्या है, HONER, अल्कोहल है, HONH, ये क्या है, वाटर है, HONR, ये क्या है, अल्कोहल है, HONH, ये क्या है, वाटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना, बोलो ना। अब इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, डेल निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, डेल निगेटिव, इस पे कौन सा डेल निगेटिव, इस पे कौन सा। जितना इस टाइप का इंटरेक्शन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी होगा या नहीं होगा, तो बोलो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली अदर एग्जांपल, ग्लूकोज फ्रुक्टोज जितने भी होंगे ये सब वाटर में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। तो वैसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ पोलर नेचर है, तो ये वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, बोलो है ना, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड है कीटोन हो गया, ईथर हो गया, अल्केन हो गया, इस सब में H बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं। तो ये सब वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होता है। डाइमिथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल डाइइथाइल ईथर इज पार्शियली सॉल्युबल ड्यू टू बल्कि इथाइल ग्रुप H बॉन्डिंग इंटरप्टेड। अब क्या रहा है, ध्यान से देखना, किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे अल्कोहल के केस में, इसी एग्जाम्पल को देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये R ग्रुप के आने की वजह से H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। इस R ग्रुप के आने की वजह से H बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। बोलो है ना। अब ये R ग्रुप ध्यान से समझना, सबसे छोटा R ग्रुप क्या होता है? मिथाइल। दूसरा क्या होता है? इथाइल। तीसरा क्या होता है? प्रोपाइल। अब जितना ज़्यादा ये बल्कीनेस ऑफ ग्रुप बढ़ेगा, H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो यही कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में, कि अगर एग्जाम्पल में आप डाइइथाइल ईथर, ईथर किसको बोलते हैं? ROR को। सबसे छोटा ईथर कितने कार्बन का हो सकता है? एक कार्बन। तो क्या हो सकता है? CH3OCH3। तो इस मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, CH3OCH3, अल्कोहल बेंड शेप का है। बोलो। और यहाँ पे कोई अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो थोड़ा बहुत ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये बल्कि ग्रुप आ जाए, ये क्या जाए? बल्कि ग्रुप आ जाए, तो ये बल्कि ग्रुप वाटर को पास आने से क्या करेगा? रोकेगा। तो इसलिए कह रहा है कि डाइमिथाइल ईथर स्लाइटली सॉल्युबल है, बट डाइइथाइल ईथर वो भी सॉल्युबल नहीं होता है। जितना ज़्यादा ये बल्कीनेस ऑफ ग्रुप बढ़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बोलो ना हाँ या ना। इसलिए H बॉन्ड होने के लिए वो हाइड्रोजन का होना जरूरी है जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हर एक बच्चों को? फिर कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ऑलरेडी ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। ये क्या है? CH3OCH3 डाइइथाइल ईथर। और ये एग्जाम्पल क्या है? CH3O। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? CH3ON क्या बेटा? H। तो ये ईथर है, ये अल्कोहल है, किसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा होगा? इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यही आपको दिया हुआ है। बोलो ना। फिर है इट कैन फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल सो इट कैन बी डिजॉल्व। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का बता दिया था। ये बेंजीनिंग है। ये बेंजीनिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बेंजीनिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप। देखो यही है ना OH ग्रुप। ये बेंजीनिंग है आपका। ये बेंजीनिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये दोनों मॉलिक्यूल, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल प्लस। इस ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा? डेल। क्या ये डेल प्लस डेल माइनस बॉन्ड बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो बना पाएगा। तो देखो ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया? इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन डेल प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। लेकिन अगर यही ग्रुप ऑर्थो पे होता, अगर ऑर्थो पे होता तो क्या हो जाता? इंट्रा हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि अपने मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा तो उसमें इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही कह रहा है इट कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल सो इट कैन बी डिजॉल्व। जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है वैसे वाटर के साथ भी बना रहा है। नहीं है तो यहाँ पे तुमको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साथ H, इस पर कौन सा चार्ज? डेल माइनस। इस पर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। तो ये इसके साथ H बॉन्डिंग बनाएगा, तो वाटर के साथ H बॉन्डिंग हुआ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर में अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग बनेगा ना, तो इस चिलेशन की वजह से दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए साइट कम हो गया ना। अगर समझो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाता तो ये ऑक्सीजन किसी और से रिएक्ट कर H बॉन्ड बना लेता, और अगर नहीं होता तो ये हाइड्रोजन किसी और से बॉन्ड बना लेता। लेकिन खुद में ही बना लिया तो दूसरों के लिए फ्री है क्या? नहीं है। तो जब मॉलिक्यूल में चिलेशन होंगे तो एटम खुद में ही बॉन्ड बना लेंगे, तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे। इससे इसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह क्या हो जाएगी? कम होगी। बोलो ना हाँ या ना। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूल में इट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी एज इट फॉर्म चिलेट बाय H बॉन्डिंग, सो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल। समझ में आया? अगर मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में H बॉन्ड बना ले, तो वो दूसरों से बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है क्या? नहीं है। तो उस केस में उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल।
इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, हेंस इसकी ये डिजॉल्व क्या होगी, होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। फिर है विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। किसी चीज़ को डालो जो जितना जल्दी स्प्रेड कर जाए उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। बोलो, तुम यहाँ पे 1 कप चाय डाल दो, जल्दी फैल जाएगा टेबल पे, और 1 कप हनी डाल दो, देर से फैलेगा। क्यों, क्योंकि हनी देर से फैलेगा। तो इसको ऐसे भी समझ लो कि हनी के मॉलिक्यूल में आपसी इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसलिए दूर नहीं जाने दे रहा है। बोलो ना, तो मॉलिक्यूल में जितना इंटरनल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल स्प्रेड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा विस्कस होगा। कौन ज़्यादा विस्कस हो सकता है, जिसमें अपने ही में बॉन्ड बने हैं कि जिसमें दूसरे में बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरे में। बोलो, जैसे हम दोनों ने हाथ मिला लिया था, तब मैं दूर जा रहा हूँ तो तुम मुझे खींच के रखोगे। तो अगर मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है तो ज़्यादा विस्कस होगा, और इंट्रा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। यही एग्जाम्पल भी है। बोलो ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब ये अल्कोहल है, एक OH ग्रुप, यहाँ पे ये इथाइलिन ग्लाइकोल 2 H ग्रुप, और यहाँ पे 3 OH ग्रुप है। तो H बॉन्डिंग बनाने वाले हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये ज़्यादा H बॉन्ड बनाएगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम। बोलो ना, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, H2O में 2 हाइड्रोजन है, अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन है, ईथर में 1 भी नहीं है। ऑलरेडी ये एग्जाम्पल हो चुका है। तो ये टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 ऑक्सीजन के लोन पे ही बना सकते हैं अगर बनाएंगे तो इसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा विस्कस होगा। बोलो ना, हाँ ना। सिमिलरली H3PO4 H2SO4 HNO3, स्ट्रक्चर देख लो। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑलरेडी ये हम लोग फॉर्मल 4 में H3 फॉस्फेट का बनाए थे। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 3। H2SO4 का स्ट्रक्चर देख लो, कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 2। और HNO3 में देख लो कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 1। तो यहाँ पे टोटल 3 है ना, 3 H बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 H बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे टोटल 1 ही है, 1 H बॉन्ड बनाएंगे। बोलो ना, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा विस्कस कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड, देन क्या बेटा, नाइट्रिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर है सरफेस टेंशन, जो जितना ज़्यादा विस्कस उसका सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा। डरना मत सरफेस टेंशन से। मैंने तुमको विस्कोसिटी कैसे समझाया कि इस टेबल पे 1 कप चाय डाल दो और 1 कप हनी डाल दो, कौन जल्दी फैलेगा, चाय। क्यों, चाय के मॉलिक्यूल में आपसी इंटरेक्शन कम है, हनी इसलिए देर से फैलेगा कि हनी दूर जाना चाहेगा तो उसके अपने ही मॉलिक्यूल खींचेंगे। इसको मैंने क्या कहा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कोई दूसरे लैंग्वेज में कह सकता हूँ, 1 कप चाय लो, 1 कप हनी लो, दोनों पे एक मक्खी गिरी, किस केस में मक्खी डूबेगी, हनी में डूबेगी क्या, नहीं, हनी में मक्खी फंस जाएगी। बोलो, हनी में मक्खी फंस जाएगी, हनी में मक्खी का डूबने से मौत नहीं होगा, लेकिन चाय में हनी का डूबने से मौत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज कब डूबता है, जैसे मान लो पानी है, पानी में किसी चीज को डालो तो वो चीज अंदर चला जाता है, मतलब जहां पे वो चीज डूबेगी वहां पे वो मॉलिक्यूल बेंड होगा कि नहीं होगा। मान लो ये लिक्विड मॉलिक्यूल का एरिया है, यहाँ पे मैंने इस पे एक बॉल डाल दिया, तो ये बॉल तभी डूबेगा ना जब यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल का शेप ऐसे होगा, यही होगा ना। अरे कोई भी, चलो पानी में तुमने किसी मेटल को डाल दिया तो वो मेटल अंदर आएगा तो वहाँ के वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो ये इसको इधर खींच के रखेगा, ये इसको इधर खींच के रखेगा, तो टेंशन से ऊपर रहेगा। अब समझो किसी वायर में टेंशन, समझो टेंशन जितना ज़्यादा है तो नीचे बेंड होगा क्या, नहीं। अगर 2 स्ट्रिंग जितना ज़्यादा खींचा हुआ है तो नीचे बेंड होगा क्या, जो ज़्यादा बेंड हो जाए कहेंगे उसमें टेंशन कम है, और जो कम बेंड होगा उसमें टेंशन ज़्यादा है। बोलो ना, हाँ ना। तो चाय में मक्खी इजिली उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा ना, तो हम कह सकते हैं चाय मॉलिक्यूल में टेंशन कम है, और हनी में मक्खी फंस जाएगा, हनी का सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। मतलब सरफेस मॉलिक्यूल को जो जितना कम डिस्प्लेस कर पाएगा कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल में टेंशन ज़्यादा है। बोलो, है ना। अब टेंशन ज़्यादा होने के लिए इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एक ही चीज़ है, लेकिन एक्सप्लेन करने की लैंग्वेज में अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो सीधा सीधा क्या हो गया कि जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा, जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा, जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा उसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा। बोलो ना, हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये भी एग्जाम्पल उसी का है। फिर आ जाओ, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। क्या कुछ बताना रह गया, नहीं। तीसरा आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट।
तीसरा क्या जाओ, जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा। तो जब किसी चीज़ को बॉयल करते हो तो हीट कर रहे हो ना, और हीटिंग का मतलब होता है तोड़ना। किसी चीज़ को या तो तुम प्रेशर दे के तोड़ सकते हो, क्या दे के तोड़ सकते हो, प्रेशर दे करके, हथौड़ा मारो प्रेशर से टूटता है कोई चीज़, या किसी चीज़ को तुम हीट करके तोड़ सकते हो, बोलो भाई ना, या किसी चीज़ को तुम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दो तो तोड़ सकते हो। तीन ही चीज़ें तोड़ने का तरीका। जब किसी चीज़ को आपको ब्रेक करना है, तीन ही मेथड है तोड़ने के, या तो अप्लाइंग प्रेशर, या तो अप्लाइंग हीट, या ऑन डिजॉल्विंग। अरे अभी देखो गणपति आ रहा है ना, आफ्टर गणपति को भसाएंगे ना, इको फ्रेंडली गणपति मेल्ट हो जाता है पानी में, टूट ही रहा है ना, बोलो ना, है ना। तो बॉइलिंग में क्या करते हैं, हीट दे करके किसी चीज़ को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, हीट दे करके किसी चीज़ को, बोलो ना, है ना। अब कौन जल्दी टूटेगा, जिसमें आपसी इंटरेक्शन कम होगा, और जिसमें इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तोड़ने में, बोलो ना, है ना। जैसे वाटर को ही बॉयल करते हो तो लिक्विड फेज में कोई मॉलिक्यूल पास पास में होता है, और वेपर फेज में वो मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाता है। तो जिसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो दूर जाने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब उसमें उसको बॉयल करने के लिए, उसको दूर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देख लो, वाटर है, ये क्या है, अल्कोहल है, CH3OH है, और ये क्या है, CH3O CH3। तो ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ईथर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वाटर का। अब समझ में आए तुमको, करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यही है, देखो डाउन द ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में आओगे, मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे समझा देता हूँ, ग्रुप 16 वाले को समझा देता हूँ। क्या क्या है ध्यान से देखना, H2O, H2S, H2SC, H2T, सब हाइड्राइड है, बोलो ना, है ना। ऊपर से नीचे आओगे तो सबका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नीचे वाले का होना चाहिए। लेकिन H2O में एक्सेप्शनली क्या है, H बॉन्डिंग, तो H बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना, तो होना क्या चाहिए था, H2O का सबसे कम और H2T का सबसे ज़्यादा, बट बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इसका सबसे ज़्यादा हो गया, बोलो है ना। अब H बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो तुम कहोगे NH3 में हो सकता है, H2O में हो सकता है, और HF में हो सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गर किस में होगा, HF में। अब होना क्या चाहिए था, ध्यान से देखो, HF, HCl, HBr एंड HI। ऊपर से नीचे आओगे तो मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन HF में क्या स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग, तो HF का सबसे क्या हो गया, ज़्यादा, बोलो हाई ना। सिमिलरली क्या हो गया, NH3, PH3, ASH3, SBH3। ऊपर से नीचे आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि मास बढ़ रहा है। लेकिन HF, H2 और NH3 में सबसे वीकर H बॉन्डिंग NH3 में होगा, क्योंकि HF मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो NH3 में भी H बॉन्डिंग तो है, तो इसका क्या होना चाहिए था, ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि PH3 क्या जाएगा, लेकिन ASH3 के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और कभी भी तुम क्वेश्चन में जाकर गिना तो तुमको एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, H2S, H2O एंड H2S पूछा गया है, ऊपर के दो पूछे जाते हैं। H2O, H2S में H2O का ज़्यादा होगा, HF और HCl में HF का ज़्यादा होगा, NH3 और PH3 में NH3 का ज़्यादा होगा, बोलो ना, हाई ना, यही ये लिखा भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट अभी जो हम पढ़ रहे थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, किसका ज़्यादा होगा, पैरा का ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो में तो इंट्रा हो रहा है और पैरा पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना, हाँ या ना। फिर वोलाटाइल नेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट। वोलाटाइल नेचर ऑलरेडी बता दिया, वोलाटाइल मतलब जो इजीली इवोपरेट हो जाए, तो जिसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसकी दूर जाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा उसका वोलाटाइल नेचर क्या बेटा, कम, बोलो हाई ना। और ये पार्ट मैं तुमको स्टार लगा देता हूँ, जब तुम क्लास 12 में आओगे तो ये तो JEE ने 2-3 बार पूछ लिया है। ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग जो एसिड होते हैं ना, ये डायमेराइज हो जाते हैं। जो एसिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायमेराइज। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसी को बोलते हैं। CH3C, C डबल बॉन्ड O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना आता है। कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कार्बन का वेट कितना, 24। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो कितना बेटा, 32। हाइड्रोजन कितने हैं, 4।
एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आपस में डाइमेराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। तो होगा क्या, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक और एसिड मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, HOC डबल बॉन्ड O CH3। इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इस पे कौन सा डेल प्लस, इस पे कौन सा डेल माइनस। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बोलो है ना। और ये ड्यू टू मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो जाते हैं। तो एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60, एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज होंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 × 60, तो कितना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो ना हाँ ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। ऑलरेडी ये डिस्कस भी कर चुका हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि H2O लिक्विड होता है लेकिन H2S क्या होता है, गैस होता है। अब ऊपर से नीचे आओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मैं तुमसे सिंपल क्या कह रहा हूँ कि H बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे उसका फिजिकल स्टेट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि अगर आप कंपेयर कर दो H2O को और कंपेयर कर दो H2S को तो ये किस फेज में होता है, लिक्विड, और H2S किस फेज में होता है, गैस के फेज में होता है, बोलो ना है ना। गैस फेज में होने की वजह से क्या होगा, अब कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो ज़्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा। H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो भी ये गैस फेज में है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो भी ये लिक्विड फेज में। क्यों, तुम कहोगे H2O में क्या है सर, H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो चीज़ें पास आएंगी तो लिक्विफाई होगा। तो बोलो ना, तभी तो किसी गैस पे तुम प्रेशर देते हो तो गैस लिक्विफाई होता है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, बोलो हाँ ही ना। अब किसी मॉलिक्यूल में अगर H बॉन्डिंग है तो वाटर का शेप कैसा होता है, V शेप होता है। तुम तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लो, बोलो, तुम नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल ले लो, बोलो, तुम नेक्स्ट मॉलिक्यूल वाटर का ले लो, इसी टाइप से होगा। अब इसके बीच में H बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो, H बॉन्डिंग दिखा दो, इसी टाइप से H बॉन्डिंग होगा। ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा। तो जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में ये काफ़ी बड़ा वॉइड रह जाता है, और H बॉन्डिंग तुमको लिक्विड फेज में भी मिलेगा और सॉलिड फेज में मिलेगा। अरे वाटर तुम लिए ना, तो वाटर तो लिक्विड के फॉर्म में भी है जिसको तुम क्या बोलते हो, वाटर, और ये सॉलिड के फॉर्म में भी है जिसको तुम क्या बोलते हो, बोलो है ना। और जब ये आइस के फॉर्म में होता है तो इनके बीच में एक इम्प्टी खाली स्पेस रह जाता है, और चूंकि इम्प्टी स्पेस है इससे इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन मास बढ़ेगा क्या, नहीं। तो डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो बढ़ा ना, मास सेम रह गया, चूंकि वॉल्यूम बढ़ा इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बोलो है ना। इसलिए सॉलिड फेज में जो आइस होता है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है, तभी तो आइस वाटर के सरफेस पे क्या करता है, फ्लो होता है। अगर सोचो अगर आइस की डेंसिटी वाटर से कम नहीं होती और जहाँ ठंड इलाकों में पूरा नदी और लेक में अगर बर्फ़ बन जाता है तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं, पानी के जीव जंतु, वो सर्वाइव करते क्या, नहीं, सब बर्फ़ के अंदर दब जाते हैं। बट होता क्या है, आइस ऊपर अपर सरफेस पे आता है, बोलो है ना। और अपर सरफेस पे आइस आने की वजह से वो एक इंसुलेटर का काम करता है, नीचे के वाटर का एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से लिंक टूट जाता है, और नीचे का पानी हमेशा वाटर के फॉर्म में रहता है जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जीव जंतु क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब तक आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा, क्या पढ़ने की कोशिश की, एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल की। H बॉन्डिंग एक प्रॉपर्टी है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल की। अगर कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल होगा, दो डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, और उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। कब बोल सकते हैं, दो डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, दो डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लेकिन उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बोलेंगे जब उस डाइपोल में एक एटम हाइड्रोजन होना चाहिए और उससे अटैच एटम या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। उस केस में जो डाइपोल होगा वो स्ट्रॉन्गर डाइपोल होगा, और उसी स्ट्रॉन्गर डाइपोल को नाम क्या देते हैं? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग दो टाइप के होंगे, एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दूसरे को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर होगा जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में इंटरेक्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर कब होगा? जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करे। कभी भी किसी मॉलिक्यूल में अगर होमो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो उस केस में वो मॉलिक्यूल का चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, स्टेबिलिटी हो, सॉलिबिलिटी हो, ये तमाम चीज़ें इंट्रा से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो हाँ ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी होगी, सॉलिबिलिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, और क्या बोला था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गई, सब ज़्यादा होगा किससे? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से। और ओवरऑल अगर किसी मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग है तो उसकी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जितना ज़्यादा एच बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग होंगे, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, बोलो ना हाँ या ना, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। दैट्स ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? जो भी हमने पढ़ा है आपको इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप नोट्स बनाएं तो लेक्चर देख करके बनाएं, पीडीएफ लिखने की गलती ना करें। आज इतने देर तक साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।